हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो मेरे प्यार बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, महत्वपूर्ण गद्यांश आज की स्पेशल वीडियो है। इसमें सारे जितने हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके सारे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश बताया गया है। इसके बाद कोई भी वीडियो आप लोगों को गद्यांश की देखने की जरूरत नहीं। मेरे प्यार बच्चों, पूरा कंप्लीट गद्यांश लेकर आ गया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, और आपके एग्जाम में 22 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। हर एक एक वीडियो में मैं पूरे टॉपिक कवर कर रहा हूं। जैसे गद्यांश, ये स्पेशल वीडियो है, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को गद्यांश की। ठीक है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं 100% कि इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस पूरा का पूरा गद्यांश तैयार करके जाना। जिसमें से पहला गद्यांश है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला गद्यांश यहां से स्टार्ट होता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यार बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार आप बना लो, डबल स्टार। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला मैं आप लोगों को गद्यांश बता रहा हूं। देखो, 6 नंबर का गद्यांश आता है, उसके नीचे 3 प्रश्न आपको दिया है। जैसे पहला बोला है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद है रेखांकित अंशों की व्याख्या। 2 नंबर का यह प्रश्न है। पूरा हल सहित बताने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिए। तीसरा है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। 2 नंबर का यह प्रश्न है। 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, यही तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहली प्रश्न है अ वाला, कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो। जिसमें पाठ और लेखक का नाम बताते हैं उसे हम बोलते हैं संदर्भ। मेरे प्यारों, जो किस प्रकार, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम इसी तरह लिख के आना। पहली बात, ब्लैक पेन से उत्तर डालना, फिर अ वाला ब्लैक पेन से डालना, संदर्भ भी आपको ब्लैक पेन से ही डालना है, लेकिन संदर्भ के नीचे अंडरलाइन करना है, तब जाके आपको देखने में अच्छा लगेगा। एक टॉपर की कॉपी, टॉपर एक ऐसी ही कॉपी लिखता है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। ठीक है, संदर्भ लिखने के बाद आप लिखना प्रारंभ करोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड। अब गद्य खंड को भी ब्लैक पेन से लिखना है। गद्य खंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारों, जो मित्रता चैप्टर से लिया गया ना, तो जिस चैप्टर को लिखते हैं उसको भी ब्लैक पेन से उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना है। देख रहे हो ना कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा संदर्भ, इसमें 2 नंबर कंप्लीट। सेम इसी तरह याद करो, इसी तरह लिख के आना है आप लोगों को। दूसरा देखो, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ब्लैक पेन से ब डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके नीचे अंडरलाइन करोगे ब्लैक पेन से। ठीक है, अब ब्लू पेन से लिखना प्रारंभ करोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है। देखो अंडरलाइन कहां तक किया गया है, कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस यहां तक ही आप लोगों को व्याख्या बताना है। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी क्या करता है कि प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता को, सदाचार को, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यही है रेखांकित अंशों की व्याख्या। बस इतना 4 लाइन का है, याद कर लोगे आसानी से। इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा था, देखिए क्या पूछा है, स वाला, कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो इसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ के ये आप लोगों को लिखना है। लिखोगे, युवा पुरुष की संगति के तरह युवा पुरुष की बुरी संगति उससे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। मतलब कोई भी युवा पुरुष की अगर गलत संगति में वो पड़ता है, गलत मित्र के साथ रहता है, तो वो हमेशा अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन हो जाएगा, और यदि अच्छा होगा तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। बस ये आपका पहला जो गद्यांश है बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम ऐसे ही लिख के आप लोगों को आना है मेरे प्यारे बच्चों। 1 नंबर नहीं करेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। यह पहला गद्यांश यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों में कंप्लीट करा दिया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा गद्यांश क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इस पे आप डबल स्टार बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गद्यांश है। क्या गद्यांश है, कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं।
जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भी 6 नंबर का ही है। आपको मालूम है 3 प्रश्न है। पहला अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। ब वाला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका हमें व्याख्या करना है, तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। स वाला है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, मेरे प्यारों, 2 नंबर यहां से दिया जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इसका हल देखेंगे। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में? ब्लैक पेन से उत्तर, अ भी ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, संदर्भ भी ब्लैक पेन, लेकिन संदर्भ के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। इसके बाद लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, एकदम सेम जैसे लिखा हूं सेम इसी डिजाइन में लिख के आना, 1 नंबर नहीं कटेगा, बल्कि बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आप लोगों का। यह संदर्भ कंप्लीट हो गया, ये भी मतलब मित्रता ही चैप्टर से लिया गया है। दूसरा है ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उसको भी ब्लैक पेन से डालोगे, उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जहां तक अंडरलाइन किया गया, कहां तक अंडरलाइन किया गया मेरे प्यार बच्चों? यहां तक कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस इतना का ही हमें व्याख्या करना है, 2 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे व्याख्या में, लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां क्या हों, समान हों। भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो होता है शक्तिशाली की ओर, तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वे उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका हमने व्याख्या बता दिया। एक प्रश्न और है 2 नंबर का, कि स वाला, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं मेरे प्यार बच्चों? तो इसका उत्तर आप यहां दोगे, स वाला, कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर, तथा अकबर जो थे मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। बस ये 2 नंबर यहां से आप लोगों के दे दिए जाएंगे। तो अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए गद्यांश बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए, तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये गद्यांश है। क्या गद्यांश मैं पढ़ के सुनाता हूं कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसमें 2 जगह अंडरलाइन किया गया, एक तो ऊपर वाली लाइन पे, एक नीचे वाली लाइन पे। क्या दोनों आपके एग्जाम में आएंगे? नहीं, दोनों नहीं आएंगे, या तो ऊपर वाला दे सकता है या तो नीचे वाला, एक ही आएगा। लेकिन मैंने दोनों बताया क्योंकि दोनों आ सकते हैं, इसलिए ऊपर वाला भी लिया है, नीचे वाला, दोनों को भी बताऊंगा। इसके नीचे दिया है प्रश्न पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। ब वाला रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर। और स वाला में 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का। पहला वाला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, 1 नंबर दिया जाएगा। दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, तो इसमें भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब एक एक करके मैं सबका हल आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग अ वाला देखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। देखिए कैसे लिखिएगा, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा संदर्भ। संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब बार बार नहीं बताऊंगा, गद्य खंड को ब्लैक पेन से लिखना है, ममता को ब्लैक पेन से लिखना है, जयशंकर प्रसाद को ब्लैक पेन से लिखना है। बार बार नहीं बताऊंगा, इस बात को नोट कर लो। मतलब जिस प्रकार आप देख रहे हो ना वीडियो, सेम डिट्टो आप लोग उसी तरह छाप के आइएगा एग्जाम में, 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। तो ये तो संदर्भ कंप्लीट हुआ। रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं, ऊपर वाला, इसके बाद नीचे वाला देखेंगे। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहां तक पहले देखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए हमने लिखा है ना ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है, दुस्साहस किया हुआ है। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब द्वितीय, दोनों में से कोई एक ही देगा, प्रथम वाला देगा तो प्रथम वाला याद कर लो, उस तरह कर लीजिएगा, या नीचे वाला आपको देगा
कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, अगर ये वाला देगा तो इसका व्याख्या आप कैसे करोगे? तो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर फिर आप लिखिएगा कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, मतलब सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे और उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो होता है विपत्ति का क्या होता है? साधक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब दोनों हमने प्रथम और द्वितीय दोनों रेखांकित अंशों की व्याख्या हमने बता दिया। अब 100 वाला प्रश्न में 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का। 100 में पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे 100 वाला, फिर पहला। देखिए इस तरह लिखिएगा आप लोग कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। मेरे प्यारे बच्चों, बस कंप्लीट हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था यहाँ पे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इसका आंसर एक लाइन छोड़ के आप दूसरा लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। एक नंबर यहां से आपको मिल जाएगा, एक नंबर यहां से एग्जामिनर दे देगा, आपको पूरा मिल जाएगा नंबर। तो यह तीसरा था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करने वाले हैं चौथा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, जो कि आपको पढ़ के जाना है कि आश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे भी 3 ही प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। इसके बाद है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। इसके बाद है तीसरा कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? तो 2 नंबर यहाँ से। 2 नंबर के 3 प्रश्न है, 6 नंबर मिलेंगे। एक एक करके देखते हैं। पहला अ वाला देखेंगे, संदर्भ। संदर्भ आप उसी तरह, मैंने एक बार बता दिया, उसी तरह लिखिएगा जिस प्रकार लिखा हूं। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस यहां से आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कहां तक अंडरलाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब इसका हमें व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। पहली बात तो हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद लिखिएगा क्या इसमें कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं इसे मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस गृह को छोड़कर जा रही हूँ, गृह मतलब घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं अब अपने उस घर जा रही हूँ जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए इसके नीचे एक प्रश्न और है कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है? 2 नंबर के लिए है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? स वाला कि चीर विश्राम गृह से आशय है, मतलब चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे घर से है, गृह मतलब घर से है, जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अर्थात या अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। 2 नंबर दे दिए जाएंगे। इसमें भी कंप्लीट हो गया ये भी, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, डबल स्टार बना दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये गद्यांश है, क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है।
हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचित करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैसी निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसमें भी दो ठे है, एक यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन है और एक शुरू से लेके यहां तक है। तो क्या दोनों देगा? दोनों नहीं देगा, या तो ऊपर वाला दे देगा या तो नीचे वाला, लेकिन दोनों देता है, इसलिए मैं दोनों बता दिया हूं ताकि अब जो भी एग्जाम में आएगा आप कर लीजिएगा। 3 प्रश्न इसके नीचे भी हैं। अ वाला है क्या कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहां से। स में पहला प्रश्न है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, 2 नंबर यहां से दिया जाएगा। तो एक एक करके देखेंगे। पहली बात तो हम लोग को गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो उत्तर अ हेडिंग डालिएगा संदर्भ। इसके बाद लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह है संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, ब वाला क्या रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, क्योंकि 2 है ना। तो पहली बात प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तो पहला किया गया यहां तक कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचित करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यहां तक हम लोग पहले व्याख्या देखेंगे मेरे प्यारों से। देखिए प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, औषध मतलब दवाइयां, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हमें यह विश्वास हो सके कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा और सम्मान पूर्वक जी सके। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, अब हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। कहां तक अंडरलाइन है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। अब यह द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, कैसे इसकी व्याख्या करेंगे देखिए यहाँ। तो यहाँ पे पहली बात की आप डालिएगा हेडिंग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखिएगा इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वेदनाड़ी देकर तत्काल रूप को पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने जीवन को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। यह है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और पूछा था नीचे वाला कि व्यक्ति स वाला कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। मेरे प्यार बच्चों क्लियर है? आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी तरह लिख के आइएगा। अब अगला देखिए, अगला कौन सा गद्यांश है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार इस पे बनाइए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए नोट कीजिए इसको।
कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें जो है उमग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो 2 नंबर। इसके बाद पहले मतलब पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले अ वाला देखेंगे, गद्यांश का संदर्भ। तो फिर वही उसी प्रकार लिखिएगा संदर्भ ब्लैक पेन से, और लिखिएगा संदर्भ की प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन, श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। 2 नंबर आपको मिल गया संदर्भ में। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कहां तक अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों कि भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उन पर जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। ठीक है, यहां तक हमें करना है अंडरलाइन मेरे प्यारे बच्चों। अंडरलाइन का आ गया यहां तक, इसका हमें व्याख्या बताना है। किस तरह करेंगे व्याख्या में? रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़कर चिकना बना लिया गया। उसके बाद चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की आगे लिखिएगा, कॉपी भर गया, एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो मेरे प्यारे बच्चों। यह है आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और पूछा था, देखिए पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसको लिखेंगे हम लोग सा वाला कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों और छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित कर दिए गए, चित्रों में रंग भर गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट गद्यांश इस वीडियो का, इसके बाद कोई गद्यांश नहीं, बस इतना तैयार है तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। ये लास्ट गद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। ट्रिपल स्टार इस पे बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। अ वाला, अ वाला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर दिया जाएगा। ब वाला है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। स वाला है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है मेरे प्यारों, जो 2 नंबर। अब एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ लिखने का स्टाइल आप उसी तरह लिखिएगा जिस प्रकार मैं लिखा हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद ब वाला है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक किया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। अब इसी का हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे पहली बात हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। यह रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। एक प्रश्न और पूछा था स वाला कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। बस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितना हमने गद्यांश बता दिया, इसके बाद कोई गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों को स्पेशल वीडियो हर एक टॉपिक का लेऊंगा, बस उस टॉपिक को देख देख के बस आप तैयार कर लो। 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।